तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, इस बारे में बात कर ली हमने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। तो प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर तो आप बहुत जल्दी बता देंगे क्योंकि इस बारे में मैं पीछे बात कर चुका हूँ कई सारे क्वेश्चंस में। इसीलिए बोलता हूँ कि पीवाईक्यूज क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैंने आपको सारा का सारी चीजें पहले ही बता दी है। तो बहुत सारे बच्चे विद इन सेकेंड इसका आंसर बता देंगे कहाँ पे है, कहाँ पे इस पुरातत्व स्थल को हम खोजा गया है। तो बताएं बच्चों कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो ये मैं आपको इससे पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सा कुछ आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। और लोथल एक तरीके से ना डकयार्ड जिसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ जहाज खड़े होते हैं, पानी के जहाज जहाँ खड़े होते हैं उसको डकयार्ड बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे जहाजों को खड़े होने के लिए, पानी के जहाजों को खड़े होने के लिए जो जगह होती है वो एक तरीके से बंदरगाह, जिसको एक सही वक्त सब बोला जाए तो बंदरगाह एक तरीके से है। हड़प्पाकालीन बंदरगाह जो है एक तरीके से वो लोथल है। ठीक है बच्चों, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये भी पूछ रहे थे कि हड़प्पाकालीन अ, बंदरगाह जो बंदरगाह था वो कौन सा, किस नाम से है, कहाँ पे है, तो वो लोथल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 की बात करते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने वालों के सामने आए, कौन सा? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे हिसाब से, तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि दूसरे दो प्राचीन नगर जो मिले हुए हैं हड़प्पा और खुदाई तो करते टाइम, तो इसके साथ में वह डैश 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 कर लेते हैं हम लोग। तो कौन सा दूसरा नगर मिला है? तो ये चीज मैंने शायद बता दिया है अभी इससे पहले, वो है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो प्राचीन नगर हैं जो एक साथ सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, इनको एक बड़े एक इतिहासकार है, उन्होंने इनको एक ही राज्य की दो राजधानियां भी कहा है। खैर वो इतना ज्यादा डीपली हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके पेपर से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर 15 की बात करते हैं। प्राचीन शहर लोथल व एक प्रमुख प्राथमिक, अच्छा ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट गाइस। ये गुजरात इसका सही आंसर हो ही गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? यानी मौर्य जो वंश था, मौर्य साम्राज्य जो था, उसकी राजधानी हमें बताने की इसकी कौन सी राजधानी थी। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में बात करें तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये आप सबको पता ही है। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। तो इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इसकी राजधानी बताएं मेरे को, क्या है? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्री, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी इंद्रप्रस्थ। मौर्य वंश की राजधानी जो थी, संस्थापक कहा जाए तो, मौर्य वंश का संस्थापक जो था जिसने ये किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बच्चों बताएं क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्री। पाटलिपुत्र जो था वो इसकी सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इसी को हम पटना, आज के टाइम पे बिहार में स्थित है, ये बिहार में स्थित है। वर्तमान नाम जो इसका है पटना। ठीक है बच्चों, इसका भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है प्राचीन भारत में, पाटलिपुत्र का, मौर्य वंश का। तो हम इस बारे में जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा इसका एक्सप्लोर करते हैं कुशीनगर। कुशीनगर ये भी एक बिहार में स्थल है, बिहार में ये स्थल है कुशीनगर। ठीक है, वैशाली, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो हमारा दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ जानते हुए आप, महाभारत में इसका बहुत बड़ा नाम रहा है इंद्रप्रस्थ का। ये बिहार कुशीनगर, कुशीनगर इसीलिए और ज्यादा फेमस है, महात्मा बुद्ध को जो कहा जाए जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में ही हुई थी। ठीक है,
चलो अगली बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रागैतिहासिक काल को पहले प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी धातु युग, ऑप्शन नंबर सी है ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी है पुरापाषाण युग। बताओ बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? जो प्रागैतिहासिक काल है उससे पहले वाले युग को हम क्या कहते थे? तो इसका आंसर हमको बताना है। तो इसका सही आंसर बच्चों पुरापाषाण का युग। ठीक है, पुरापाषाण युग जो है वो प्रागैतिहासिक काल का उससे पूर्व का युग कहा जाता है। बात करें नवपाषाण इसका इसको भी हम बाद में 3 भागों में बांट लेते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, वो आगे बात करेंगे। धातु युग में ताम्रपाषाण आ जाता है। ठीक है, कांस्य युग। ठीक है, ताम्रपाषाण ये जो मैंने बोला है धातु में इसका इस्तेमाल होता है। नवपाषाण युग ये भी, इसमें मेहरगढ़ का नाम सुना होगा, पढ़ोगे आप। ठीक है, तो कई सारे स्थल जो इसमें मिले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। धनानंद धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं 18 को। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, धनानंद एक राजा था। बताएं तो सबसे पहले कि जो धनानंद जो राजा था वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी, ये पहली बात तो नंदवंश से संबंधित था। नंदवंश। ठीक है बच्चों, नंदवंश से संबंधित था। जो ये राजा था वो नंदवंश से संबंधित था। तो नंदवंश जो स्थापित हुआ, नंदवंश के बाद मौर्य साम्राज्य आया, तो मौर्य वंश का जो स्थापित हुआ, तो इनमें से जो था किसने की थी, मतलब ये थे हराकर जो धनानंद को किसने हराया था, तो उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए कुणाल ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने। बताओ बच्चों एक बार इसका सही आंसर क्या होगा? धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसी की? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ था, जिसके बारे में बात करें मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। इससे वाले क्वेश्चन में ये देखो, इसके बारे में मैंने तुमको बताया था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। सिंपल सा एक क्वेश्चन था इसको, इसमें इतना कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी कि आप जिसको आप बता ना पाओ। इसीलिए बोलते हैं कि अगर पीवाई क्यूज लगा रहे हो तो पीवाई क्यूज के साथ साथ आपको आंसर के साथ साथ बाकी के जो 3 ऑप्शन बचते हैं उसको भी साथ साथ एक्सप्लोर कर लोगे, तो शायद मेरे हिसाब से कि बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चंस को डील करना। ठीक है, और बहुत एक क्वेश्चन नहीं है ये, एक क्वेश्चन के साथ साथ कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन बना देता है। एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है, उसके बाद 4 ऑप्शन तो आप एक्सप्लोर करोगे वो हो जाते हैं। उसके साथ में क्वेश्चन में भी कभी कभी कई सारे क्वेश्चन में कौन किससे रिलेटेड है किससे रिलेटेड नहीं है, ये सारी की सारी चीजें पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा अच्छे से कवर हो जाती हैं। ठीक है, ये मैंने बताई दी, तो इसका सीधा सा आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका लड़का जो इसका पुत्र था वो था बिंदुसार। बिंदुसार ये क्रोनोलॉजी है, इसको हम राजाओं के नाम मौर्य वंश में जो हुए उनको याद करने का लोग याद करें। बिंदुसार, बिंदुसार के बाद इसका पुत्र हुआ अशोक। अशोक और अशोक का पुत्र जो हुआ था वो था कुणाल। ठीक है, ये मैंने आपको एक सीक्वेंस बता ही दिया है चीजों के लिए। ठीक है बच्चों, अशोका का नाम तो आपने पढ़ा ही होगा, ये बहुत बड़ा नाम है प्राचीन भारत में अशोक। और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो वंश था धनानंद वंश, जो नंद वंश से संबंधित था। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा नाम था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया होता भारत पर, तो उस टाइम पे धनानंद ही राजा था नंद वंश का। ठीक है, अंतिम, जिसको कौटिल्य ने अपने शिष्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू उसको पदस्थ कर दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से
किस स्थल पर अच्छा, ये क्वेश्चन के बारे में भी हमारी बात हो गई थी, तो ये मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, आज कई सारे क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीटेड हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात है, संगम साहित्य। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है कि संगम साहित्य क्या है, संगम साहित्य किस बारे में बात कर रहे हैं, किस भाषा में लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो इसका ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी तमिल, ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। तो इसका सही आंसर बच्चों होता है मुझे, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा तमिल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर क्या होगा? तमिल। तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। तो मेनली हम संगम साहित्य की बात कर लेते हैं। संगम साहित्य क्या होता है? संगम साहित्य दक्षिण भारत का साहित्य है। ठीक है, दक्षिण भारत का साहित्य है जो तमिल भाषा में लिखा गया है, तमिल में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? तमिल भाषा में। ठीक है, ये तमिल भाषा में लिखा गया है। और मेनली ये जो राजवंश थे जिसमें चोल, चेर और पांड्य, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ये मेनली है, तो पांड्य राजाओं ने इसको संगम साहित्य में सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से महाराजा अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो एक सेकंड, सॉरी। निम्नलिखित में से महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? मेनली ये बात कर रहा है कि महाराज अधिराज की जो उपाधि थी वो किसने, किस राजा ने सबसे पहले धारण की हुई थी? हालांकि इसने ये देखो बड़ा अच्छा सा एक दे दिया है कि गुप्त सम्राट था वो एक। तो बताया मुझे कि कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर इधर इसको बी कर लेते हैं, इसको हम सी कर लेते हैं, और ऑप्शन नंबर डी रामगुप्त। तो पहला कौन सा जो राजा था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, ये मुझे आप बताएं सारे के सारे बच्चे एक बार। तो बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहला कहा जाए कि जो राजा था, स्वतंत्र राजा, जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है। इसके पिता का नाम घटोत्कच, घटोत्कच, और घटोत्कच के पिता का नाम श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, यानी कि इसका जो संस्थापक था गुप्त का, कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक भी क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त इसका था। इसका पुत्र जो था वो घटोत्कच था। घटोत्कच का ही पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, जो स्वतंत्र रूप से महाराज अधिराज की उपाधि जिसने धारण की हुई थी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी। उसके बाद फिर जो बाकी का समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी बहुत बड़ा नाम है गुप्त साम्राज्य में, जिसने विक्रमादित्य विक्रमादित्य की उपाधि उपाधि धारण की।
है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार याद रखें। ठीक है, और रामगुप्त ये भी गुप्त वंश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। मौर्य वंश में निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? यानी जो क्वेश्चन दे रखा है, मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? यानी इसको आप अच्छे से एक बार पढ़े, फिर मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो 2000 इसमें पूछा गया है। अगर थोड़ा सा आपने ठीक से क्लास को सुना होगा या देखा होगा तो फिर भी आप इसका बड़े आराम से इसका आंसर बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताएं बच्चों क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? मगध एक तरीके से 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, 16 जो महाजनपद थे हमारे, आप देखोगे तो उसमें से एक मगध रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण और राज्य रहा है। इसने पाटलिपुत्र पे राज्य किया था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहला है नंद वंश, दूसरा है सातवाहन वंश, गुप्त राजवंश, ऑप्शन नंबर डी है कुषाण राजवंश। तो इसका सही आंसर मुझे बताओ बच्चों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है नंद वंश। यानी कि अभी हमने बात की थी धनानंद के बारे में, नंद वंश के जो लास्ट राजा था धनानंद, उसी को हटाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने राजवंश की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन वही बात कर रहा है कि मौर्य वंश निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद आया, यानी कि इससे पहले वाला कौन सा था? तो वो हमारा धनानंद था। ठीक है, जो राजा धनानंद नंद वंश से संबंधित था, तो नंद वंश उस वंश को रिप्लेस करने के बाद ही मौर्य वंश आया। ठीक है, मौर्य वंश के बाद बात करेंगे तो जैसे पढ़ोगे आप, कुषाण वंश आया, कण्व आया, शुंग वंश, इन वंशों की बाद में उसके उत्तराधिकारी मौर्य वंश के ये हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 6 BC। ठीक है, ईसा पूर्व की बात करता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ईसा पूर्व का मतलब बीसी जहां पे लिखा होगा आप इंग्लिश में देखेंगे बीसी की बात कर रहा है, यानी कि वो बात कर रहा है ईसा पूर्व की। और जहां लिखा होगा एडी, एडी जहां लिखा होगा वो बात कर रहा है ईसवी की। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ईसवी की बात करता है। ठीक है, इस बारे में एक ग्राफ में आपको बता दूंगा, बहुत अगर थोड़ा बहुत स्लाइड लेवल जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये क्या है, किस तरीके से हम इसको देखें, कंफ्यूजन हो जा रही है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा एक बार ही। ठीक है, क्लास जब हम करेंगे तो फिलहाल के लिए जो आप इतना ही ध्यान रखें। ठीक है, तो ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं तो कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो पहला ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी है आंध्रा में, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर मुझे बताया बच्चों क्या है? महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है और इसके बारे में हम बाकी के एक्सप्लोर करेंगे चीजों के, तो बताएं कि क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है बच्चों, उनका जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, गांव का नाम अगर पूछता था वो कुंडलवन। ठीक है, वहां हुआ था, ये वैशाली पड़ता है, वैशाली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, बोध गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है ये, एक महत्वपूर्ण स्थान, बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये क्यों फेमस है, यानी कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? ठीक है, क्योंकि बोध गया एक, पहले ही इसने बता दिया कि बौद्ध का जो क्या कहते हैं तीर्थ स्थल है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट किस लिए है ये बताना है हमको, मेनली इसमें ये पूछा गया है। तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना
प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण की बात होती है तो ये क्या होता है, इस बारे में बताएंगे भी। जब बुद्धों में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको महापरिनिर्वाण की उपाधि दी जाती है। ठीक है, जिनको भगवान बुद्ध को ये दी गई। ठीक है, मृत्यु को ये शब्द इंगित करता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, मोक्ष जिसको बोला जाता है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ये विश्वास करते हैं जो है मोक्ष प्राप्ति में। ठीक है, और जैन धर्म में शब्द को बोला जाता है, इसी शब्द को बोला जाता है कैवल्य। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। तो इसका सही आंसर बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया, बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सब आप जानते ही हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को अपना प्रथम जो उपदेश दिया था, ये एक क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा याद रखना इस चीज को कि गौतम बुद्ध को जो अपना उन्होंने अपना पहले तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बिहार में। बिहार में कहाँ हुआ था, बोध गया में। और उसके बाद जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त होगा तो कोई आदमी बोलेगा भी ना, उसको प्रचार करेगा उस चीज का। तो प्रचार करने के लिए इन्होंने जो अपना पहला उपदेश जो दिया हुआ था ना, तो जो पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था बच्चों, सारनाथ में। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, इसको आप याद रखोगे तो मेरे हिसाब से कि आगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, ये आपको पता ही है, ये भी बिहार में हुआ था। कुशीनगर, ये बता चुका हूं मैं, बिहार। ठीक है, बिहार में हुआ था, कुशीनगर। कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, मल्लों, यहाँ लिख देता हूँ मल्लों की। दिख रहा है क्या बच्चों, ठीक है। एक सेकंड में साफ करके ठीक से लिख देता हूँ, कुशीनगर। ये क्या थी, मल्लों की राजधानी। ठीक है, यहाँ पे ये इनकी मृत्यु हुई थी। ये पूछा जाता है श्रावस्ती में कहाँ पे हुई थी, तो ये मल्लों की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, तो इसको हमने एक्सप्लोर कर लिया है पूरा का पूरा अच्छे से। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो बात करते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, ये आज का सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने इतने बेहतरीन क्वेश्चन लगाए थे, आई होप तो कि मेरे को लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन है कुछ भी है तो कमेंट और करके बता सकते हैं कि ये चीज का थोड़ा सा समझ नहीं आया या जो भी है। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करें और प्लीज अगर पसंद आया तो लाइक करें। और आगे मिलते हैं नए क्वेश्चन और नए अपनी सीरीज में, जिसको प्राचीन भारत में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू सो मच।